कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान सुबह होने वाली परीक्षा के लिए विशेष प्रश्नों की तैयारी ताकि आपको सहयोग हो सके। चलिए शुरू करते हैं। लुई 16वां किस वंश का राजा था? तो किस वंश का था? बुर्बो। फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई थी? सन 1789 ई में। सन 1789 ई में। फ्रांस के विषय में टाइल क्या था? प्रत्यक्ष कर। क्या था? प्रत्यक्ष कर था। किसका जेकोबिन क्लब से संबंध नहीं था? है ने, तो ये था कुलीन वर्ग का। किसका? कुलीन वर्ग। जेकोबिन क्लब का लीडर था रोबेस्पियर। कौन था? रोबेस्पियर। ठीक है। फ्रांस में स्त्रियों को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ है ने 1946 में। इसके पहले फ्रांस में स्त्रियों को वोट देने का अधिकार नहीं था। फ्रांस में स्त्रियों को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ 1946 में। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 1815 ई में। कब हुआ था? 1815 ई में। फ्रांसीसी उपनिवेशों से दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ? ठीक है। फ्रांसीसी उपनिवेशों से दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ? तो 1800 ई में। कब? 1800 ई में। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फ्रांसीसी क्रांति को जन्म देने वाला प्रमुख फ्रांसीसी था। कौन था वो? तो रूसो। क्यों था? कौन था? रूसो। फ्रांस की मुद्रा जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। फ्रांस की एक मुद्रा थी जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। उसको क्या? लिवरे। क्या थी वो? लिवरे। हाँ, लिवरे मुद्रा थी। ठीक है। 1815 वाटरलू के युद्ध में की हार हुई। ठीक है। 1815 वाटरलू के युद्ध में की हार हुई तो किसी? नेपोलियन बोनार्ट की। किसकी हार हुई थी? नेपोलियन बोनार्ट की। फ्रांस में 1791 में नवनिर्वाचित सभा के लिए शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक। फ्रांस में 1791 में नवनिर्वाचित सभा के लिए शब्द का प्रयोग किया गया नेशनल। क्या सभा का नाम दिया गया? नेशनल। ठीक है। अगला प्रश्न है टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस में उत्पन्न विचारों से प्रेरणा लेने वाले प्रमुख उदाहरण है। देखो, टीपू सुल्तान और क्रांतिकारी फ्रांस में उत्पन्न विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो प्रमुख है। तो राजा राम मोहन राय है ने, राजा राम मोहन राय। अब आपका सत्य असत्य का चयन कीजिए। ऐसा प्रश्न भी आएगा। कौन सा? सत्य असत्य का चयन कीजिए। 1789 में पाव रोटी के भाव बढ़ाने से फ्रांस में जीविका संकट उत्पन्न हो गया था। तो ये बात कैसी है? सत्य। ठीक है। 1789 में पाव रोटी के भाव बढ़ाने से फ्रांस में जीविका संकट उत्पन्न हो गया था। सत्य। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक लाक ने लिखी थी। यह है असत्य। है ने, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक लाक असत्य। फ्रांस के संदर्भ में टाइद चर्च द्वारा प्रतिपादित कर था। तो ये क्या था? टाइल था। क्या था? टाइल। सत्य। टाइल क्या? कर था, तो सत्य। फ्रांस के संदर्भ में कन्वेंशन एक विद्यालय था। असत्य। ठीक है। कन्वेंशन एक विद्यालय नहीं था। ये क्या आ जाएगा? असत्य। 21 जनवरी 1793 को लुई 16वें को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया था। ठीक है। 21 जनवरी 1793 को लुई 16वां को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया था। ये बात सत्य है। ठीक है। अब आपको जोड़ी बनाना है। क्या बनाना है? जोड़ी। अगर ऐसी परीक्षा में आ जाए तो बहुत अच्छा। सामाजिक समझौता का सिद्धांत किसने दिया था? रूसो ने। किसने दिया? रूसो ने। फ्रांस में बास्तिल का ध्वंस कब हुआ? 14 जुलाई 1789 में। ठीक है। सो कुलांत का अर्थ है बिना घुटने वाले। ठीक है। सो कुलांत का अर्थ है बिना घुटने वाले। अगला प्रश्न,
फ्रांस का राष्ट्रीय गान है ने मार्सिले। क्या है? मार्सिले। फ्रांस का राष्ट्रीय गान क्या है? मार्सिले। किस युद्ध में नेपोलियन की हार हुई? तो वाटरलू के युद्ध में। किसमें? वाटरलू के युद्ध में। अब देखो अगला प्रश्न अपना आ गया, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखें। क्या आ गया? एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। क्या है ये? बुर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगादी पर कब बैठा? तो 10 मई 1774 को। कब बैठा ये बुर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगादी पर कब बैठा? 10 मई 1774 को। शक्ति विकेंद्रीकरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? शक्ति का जो विकेंद्रीकरण का सिद्धांत है वह किसने प्रतिपादित किया? मॉन्टेस्क्यू ने। किसने? मॉन्टेस्क्यू ने। ठीक है, याद रहना चाहिए तुम्हें। अब अगला प्रश्न, 781 ई से 1781 है, ये होगा 1781 ई से 1794 ई तक फ्रांस में चलने वाली मुद्रा का क्या नाम था? लिवरे। क्या था? लिवरे। किस वर्ष में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया? किस वर्ष? तो 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस का खुद का सम्राट घोषित कर लिया है ना, खुद राजा बन गए। तो 1804 में। कब? 1804 में। अगला प्रश्न, लुई 16वें को मृत्युदंड कब दिया गया है ने? तो 1793 में। लुई जो 16वें था उसको मृत्युदंड भी दे दिया गया। कब? 1793 में। सही विकल्प चुनकर लिखिए। अभी कुछ सही विकल्प वाले प्रश्न है। भारत की समुद्री तट रेखा है कितनी है? भारत की समुद्री तट रेखा है 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, समझ गए। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कौन सा राज्य आ जाएगा? उड़ीसा। उड़ीसा से नहीं गुजरती। भारत देश का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो 97 डिग्री 25 मिनट। क्या आएगा? पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमाएं किस देश को स्पर्श करती? इतनी जो राज्यों की सीमाएं हैं, समझ गए? इतनी जो राज्यों की सीमाएं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमाएं किस देश को स्पर्श करती है? तो बांग्लादेश को। किसको करती है? बांग्लादेश को। भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा का मान है, ठीक है, भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा का मान है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? समझ गए? तो भारत किसका? एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। भारत के उत्तर में स्थित नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। नवीन वलित पर्वत श्रृंखला, उसको कहते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला, हिमालय। ठीक है। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के क्षेत्र में स्थित है। भारतीय भूखंड है जो, ये एशिया महाद्वीप के किस क्षेत्र में स्थित? दक्षिण में। कहाँ पर? दक्षिण में। भारत एशिया महाद्वीप भूखंड के दक्षिण में स्थित है, जो हिंद महासागर से लगा है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के स्थानीय समय में कितना अंतर है? तो ये बता रहे हैं 2 घंटे। कितना? 2 घंटे। अगर स्थानीय समय में वहाँ कितनी बज रही, यहाँ कितनी, उसकी घंटों में अंतर, तो 2 घंटे आएगा। भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? बिल्कुल सरल, कौन सा है? हिंद महासागर। भारत के दक्षिण में। अरब सागर में कौन सा द्वीप स्थित है? लक्षद्वीप। अरब सागर में कौन सा है? लक्षद्वीप। भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? भारत का अगर अपन क्षेत्रफल बताएं या विश्व के कुल क्षेत्रफल में कितना है? 2.4%। 2.4%। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में विश्व में स्थान है कौन सा? 7वां। कौन सा है? 7वां। अब कुछ रिक्त स्थान है बेटा, रिक्त स्थान को समझ ले, रिक्त स्थान समझ ले, है ना। रिक्त स्थान की पूर्ति। भारत गोलार्ध में स्थित है, तो भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। किसमें? उत्तरी। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है क्या? बात सत्य है कि नहीं गलत? सही है। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती। कितने? 2 भागों में। भारत के पूर्व दिशा में स्थित जलीय संरचना बंगाल की खाड़ी कहा जाता है। भारत के पूर्व दिशा में स्थित जलीय संरचना क्या कहा जाती है? बंगाल की खाड़ी। ठीक है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है।
भारत में कितने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, अगला प्रश्न। भारतीय संघ का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो जलमग्न हो गया इंदिरा पॉइंट कहलाता है। क्या बना कहलाता है? इंदिरा पॉइंट। अरब सागर भारत के पश्चिम दिशा में स्थित है। अरब सागर भारत के कौन सी दिशा में स्थित है? भारत के पश्चिम दिशा में। ठीक है। मानक यामयोतर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है नी। मानक यामयोतर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये इसमें खालिस्तान क्या आ जाएगा? मिर्जापुर। अगला प्रश्न, फिर वही आ गया, निम्नलिखित में से सत्य और असत्य छांटिए। क्या करना है? छांटिया। यह प्रश्न नंबर अगर ऐसा है कि भारत एवं निकोबार द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है ना। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, तो यह असत्य। ये अरब सागर में नहीं, अरब सागर में तो लक्षद्वीप और वो है। ये तो इसमें आ जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह अरब सागर में स्थित नहीं, ये बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी के साइड में। भूमध्य रेखा को विषुवत नाम से भी जाना जाता है। सत्य। ये सत्य। ठीक है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। सत्य। सत्य। हिंद महासागर स्थित है, सत्य है। भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश, भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश चीन, नेपाल और भूटान है। ये बात सत्य है? सत्य है। अरब सागर भारत की पूर्व दिशा में स्थित है। ये बात सत्य है? असत्य। अरब सागर भारत की पूर्व दिशा में स्थित है, असत्य। क्योंकि अरब सागर भारत के पश्चिम दिशा में स्थित है, पूर्व दिशा की ओर पूर्व दक्षिण में स्थित है ना। कौन? बंगाल की खाड़ी में। अरब सागर भारत की पूर्व दिशा में स्थित नहीं, पूर्व दिशा में तो बंगाल की खाड़ी है। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। हाँ, ये बात सत्य है कि सही है वो, है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है ना रूस, तो ये बात सत्य है। भारत और श्रीलंका के धरातल को पृथक करने वाली जल राशि पाक जल सिंधु और मन्नार की खाड़ी है। ये बात क्या है? सत्य। ठीक है, ये बात सत्य है। अभी अपने को सही जोड़ी बनाने हैं। क्या बनाने हैं? सही जोड़ियां। देखो, पाकिस्तान तो भारत का पश्चिमी पड़ोसी देश है। पाकिस्तान जो है भारत का पश्चिमी पड़ोसी देश है। भारत का क्षेत्रफल 2.4% क्षेत्रफल है विश्व के मुकाबले। ठीक है। राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा राज्य है भारत का। सबसे बड़ा राज्य क्या है? राजस्थान। पंजाब हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा की राजधानी आ जाएगी चंडीगढ़। कर्क रेखा जलवायु विभाजन रेखा है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मानक याम्योत्तर है नहीं, तो मानक याम्योत्तर है। स्वेज नहर 1869 में बनी। कब बनी? 1869 में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में, सत्य बात है, बंगाल की खाड़ी से थोड़े बगल में है। लक्षद्वीप अरब सागर में। इसमें लक्षद्वीप तो अरब सागर में। ठीक है। भारत की ऊपरी सीमा नेपाल, चीन और भूटान से। भारत की ऊपरी सीमा किससे? नेपाल, चीन और भूटान। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। पृथ्वी के मध्य में 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है। पृथ्वी के मध्य में 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? भूमध्य रेखा को। किसका? भूमध्य रेखा। भारत की स्थानीय सीमा की लंबाई लिखिए। भारत की स्थानीय सीमा की लंबाई लिखिए, कितनी आ जाएगी? 15,200 किलोमीटर। कितने? 15,200 किलोमीटर। स्वेज नहर के बनने से यूरोप और भारत के मध्य कितनी दूरी कम हो गई? 7,000 किलोमीटर। कितनी? 7,000 किलोमीटर। स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर। ठीक है। स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़? लाल सागर और भूमध्य सागर।
भारत के ऊपर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। पश्चिम में स्थित, भारत के पश्चिम में कौन? पाकिस्तान और अफगानिस्तान, है ना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पूर्व में स्थित भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। पूर्व की ओर भारत की पूर्व में स्थित भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो यहाँ लिखे नहीं, लिखना है। देखो पूर्व में कौन कौन से आ जाएंगे अपने? पूर्व में म्यांमार, कौन सा आ जाएगा? म्यांमार, बर्मा बोलते हैं जिसको। चीन भी आ जाएगा। आई समझ में? ये पूर्व में देश स्थित हो जाएंगे। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है, कौन सा है? गुजरात। क्या है? गुजरात। ठीक है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है। भारत के 3 और विस्तृत जल राशियों के नाम लिखिए। भारत के 3 और विस्तृत जल राशियों के नाम इस प्रकार है: अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी। क्योंकि भारत के तीनों और विस्तृत जल राशियां हैं। पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। समझ गए? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम लिखिए। देखो अरब सागर में लक्षद्वीप है ना, और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। समझ गए? भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बना है? भारतीय जो उपमहाद्वीप है, इस उपमहाद्वीप में किन किन देश थे, है ना? पहले एक ही था, यूं मान के चलो। तो भारतीय उपमहाद्वीप अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका से मिलकर बना है। समझ गए? श्रीलंका से मिलकर बना है। अगला प्रश्न, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति होने के कोई 2-3 लाभ लिखिए। देखो हिंद महासागर में भारत की अगर केंद्रीय स्थिति रही तो इसके कोई लाभ लिखिए। न्यू कह रहे तो अगर हिंद महासागर और अपने देश का भूखंड जुड़ा रह गया तो क्या होगा? हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इससे निम्न प्रकार से लाभ प्राप्त हो सकता है। यह अपने व्यापारिक तथा वाणिज्य कौशलों, युक्ति का प्रयोग करने हेतु प्रचुर विस्तार वाले समुद्री मार्गों का प्रदान करता है। जब समुद्री तट से जुड़ा हुआ है, तीनों ओर से सागर से घिरा है, तो समुद्री मार्गों का इन्हें सुलभ हो जाता है। यह भारत का अपने भौतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक क्षेत्रों को प्राप्त ज्ञान की धारा समूचे अफ्रीका, एशिया और यूरोप के महाद्वीपों में प्रवाहित करते हैं। अपने को ये प्रभावित करते हैं। भारत हिंद महासागर में अपना स्वाधिकार रखता है। ठीक है। अगला प्रश्न लो। भारतीय मानक याम्योत्तर रेखा कौन सी है? ठीक है। भारतीय मानक याम्योत्तर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट उत्तर से और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। अब अगला प्रश्न 2 आप का अर्थ बताइए। किसका? 2 आप। 2 आप का मतलब क्या है? 2 आप का अर्थ है 2 नदियों के बीच का भाग। किसका? 2 नदियों का बीच का भाग। ठीक है। 2 आबा 2 शब्दों से मिलकर बना है, 2 तथा आप अर्थात पानी। ठीक है। आपका अर्थ ये भी होता है पानी। ठीक है। अगला प्रश्न, बागर एवं खादर में अंतर स्पष्ट कीजिए। किसमें? बागर और खादर में। बागर और खादर में निम्न अंतर पाए जाते हैं। बागर पुराने जलोढ़ अवसादी के निक्षेप से निर्मित उच्च भू आकार को बागर कहते हैं। ठीक है बेटा। पुराने जलोढ़ से, किससे? पुराने जलोढ़ अवसादी के निक्षेप से निर्मित उच्च भू आकार को बागर कहते हैं। बाढ़ की नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित निचले भाग को खादर कहते हैं। निचले भाग को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। ये और बांगर में ऊंचाई के कारण बाढ़ का जल यहाँ तक नहीं पहुँचता। कहाँ? बागर में जो वहाँ तक नहीं पहुँचता। यह संपूर्ण भाग बाढ़ का मैदान है। ठीक है। इसमें बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है और इसमें संपूर्ण भाग में बाढ़ का मैदान है।
बागर के क्षेत्र में चूना युक्त कंकड़ों की बहुलता है, जिसमें आर्द्रता कम होती है, अतः कम उपजाऊ होती है। समझ गए? जबकि खादर में उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब ये इसका विस्तार पंजाब और उत्तर प्रदेश में अधिक पाया जाता है। ठीक है, किसका? बांगर का। बांगर का जो इसका विस्तार पंजाब और उत्तर प्रदेश में अधिक पाया जाता है और इसका विस्तार पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, अब और कोई विकल्प वाले प्रश्न। अफवाह तंत्र का आशय एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दो। अफवाह तंत्र का आशय किस क्षेत्र से है? तो किससे? नदी संघ। किसका? नदी संघ। यानी अफवाह तंत्र का आशय किस क्षेत्र से? तो नदी के तंत्र। अरब सागर में गिरने वाली नदी है, कौन सी है? नर्मदा। नर्मदा। ठीक है, लेकिन और भी नदियां मिलेगी। कौन सी न भ्रंश घाटी से होकर बहती है? कौन सी अरब सागर में गिरने वाली नदी है? नर्मदा। कौन सी न नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? नदी। कौन सी नदी आ जाएगा बेटा यहाँ? कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो वो कौन सी? ताप्ती। कौन सी? ताप्ती नदी। वुल्लर झील किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। किसमें? जम्मू कश्मीर में। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। क्या है? अमरकंटक। बिल्कुल सरल प्रश्न आ गए। अमरकंटक। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। किसके? सांगपो के नाम। हाँ, सांगपो के नाम से जाना जाता है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ है? तो साबर झील है। भारत में खारे पानी की सबसे अगर बड़ी झील है तो वो कहाँ है? साबर झील। अगला प्रश्न, अफवाह तंत्र से क्या आशय है? अफवाह तंत्र, जिसे नदियां एक इधर से बह कर आ रही, एक इधर से बह के जा रही, इन सारी नदियों का जब एक नदी हो जाती है और उसका नाम फिर अफवाह तंत्र में सम्मिलित होती है ना। अफवाह तंत्र से क्या आशय है? तो अफवाह तंत्र से आशय किसी नदी तंत्र के क्षेत्र से। कौन सा? नदी तंत्र के क्षेत्र से, जो विभिन्न स्थलों एवं दिशाओं से बोलकर आते हैं, है नी। अफवाह तंत्र से आशय किसी नदी तंत्र के क्षेत्र से है, जो विभिन्न स्थल एवं दिशाओं से बहकर आती है। समझ गए? और मिलकर एक मुख्य नदी का निर्माण करती है, उससे हम अफवाह तंत्र कहते हैं, अफवाह तंत्र कहलाता है। ठीक है, सरल प्रश्न आ जाए तो लिख देना। हो रहा है? प्रश्न अगला क्या है? नमामि देवी नर्मदे क्या है? ठीक है, तो नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि देवी नर्मदे नाम की एक परियोजना प्रारंभ की गई थी। किसकी? नर्मदा माँ की सफाई के लिए। ठीक है, जिसका उद्देश्य नदी का अत्यधिक दोहन और प्रदूषण से बचाना है। इसके लिए सरकार द्वारा 11 दिसंबर 2016 से 11 मई 2017 तक अभियान का शुभारंभ किया गया। ठीक है, किसको? नदियों को बचाने के लिए और उसमें शुद्धता और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए नमामि देवी नर्मदे योजना सरकार के द्वारा लागू की गई। सबसे अब सही विकल्प वाले कुछ प्रश्न पुनः आ गए। सबसे कम वर्षा भारत में कहाँ होती है? ठीक है, तो पश्चिमी मरुस्थल में, जो राजस्थान वाला भाग है उसको बोलते पश्चिमी मरुस्थल। यहाँ पर कम वर्षा होती है। भारत में अधिकतम वर्षा कहाँ होती है? ठीक है, तो ये किस में आएगा? मासिन राम में। किस में आएगा? मासिन राम में। बोल नहीं रहे? मासिन राम में। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत में मानसून का आगमन कब होता है? तो जून के प्रारंभ में। जून के प्रारंभ में ही मानसून का आगमन होता है। ठीक है, भारत में सबसे कम तापमान कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? लेह में। किसमें? लेह में बता रहे। कुछ और रिक्त स्थान, महत्वपूर्ण रिक्त स्थान, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को कहते हैं तो लू। क्या कहते हैं? लू। गर्म जो हवाएं चलती उस हवाओं को क्या कहते हैं? लू कहते हैं। भारत के कोरोमंडल तट पर
वर्षा माह में होती है कोरोमंडल तट पर, है नहीं? तो अक्टूबर नवंबर में होती है। कब? अक्टूबर नवंबर में। दक्षिण भारत में अक्टूबर नवंबर में वर्षा ज़्यादा होती है। मध्य प्रदेश में मानसून से वर्षा होती, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से एवं बंगाल की खाड़ी दोनों से वर्षा हो जाती है मध्य प्रदेश में। फिर कुछ प्रश्न सत्य और असत्य को छांटिए, ठीक है बेटा। मासिनराम विश्व में अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। मासिनराम में विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा हो रही है, तो ये सत्य है। तटीय प्रदेशों में तापांतर कम होता है, तो क्या होता है? सत्य। सत्य। बाढ़ या सुनामी प्राकृतिक घटना है क्या? सत्य है। ये प्राकृतिक घटना है क्या? बाढ़ एवं सुनामी प्राकृतिक घटनाएं हैं क्या? सत्य। जलवायु से क्या आशय है? प्रश्न आ सकता परीक्षा में। जलवायु से क्या आशय? एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि लगभग 30-35 वर्ष भी होता, 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु कहलाता है, ठीक है। कितने? 30 या 35 से अधिक वर्षों तक किसी एक मतलब 30 वर्ष से अधिक समय अवधि में, है ने, मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है, ठीक है। आम्र वर्षा क्या है? यह किन राज्यों में होती है? समझ गए? आम्र वर्षा क्या है? यह किन राज्यों में होती है? ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्राय पूर्वी मानसून वर्षा होती है। इसके नाम इससे मतलब आम जल्दी पक जाते हैं। कौन सी? इस वर्षा से। ये वर्षा होती थी, इससे आम क्या करते हैं? जल्दी पक जाते तथा प्राय इसे आम्र वर्षा भी कहते हैं, ठीक है। इसे आम्र वर्षा भी कहते हैं। जनगणना से क्या आशय है? जनगणना होती, जनगणना से क्या आशय? एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है और भारत में यह जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में होती है। समझ गए? कितने वर्षों में होती है? 10 वर्ष में। जनगणना से क्या आशय? यह एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है और यह भारत में जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में होती है। 2011 में जनगणना हुई थी, 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना काल से ये नहीं हुई और अभी 2026 में होने की संभावना है। अभी ये जो अभी है ना, अगले जनगणना 25-26 में होने की संभावना बेटा। कब? 25-26 में होने की संभावना। जनसंख्या वृद्धि दर से क्या आशय है? जनसंख्या वृद्धि होती नहीं, तो क्या आशय है? जनसंख्या वृद्धि दर का अर्थ है किसी विशेष समय अंतराल में, जनसंख्या वृद्धि दर का आशय किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे 10 वर्षों के भीतर किसी देश राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन से है। कितने? किसी राज्य विशेष किसी विशेष समय अंतराल में, एक समय अंतराल होगा, उसमें 10 वर्षों के भीतर किसी देश या राज्य में निवासियों की संख्या में परिवर्तन होता है, उसे जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं, ठीक है। समझ गए? लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से श्रेष्ठ क्यों है? लोकतांत्रिक, अभी अपना भारत देश है, कैसा है? लोकतांत्रिक है, तानाशाही? लोकतांत्रिक देश है। तो लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से श्रेष्ठ क्यों है? ठीक है, इसमें अब क्यों है ये लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है? क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। जवाबदेही वाला, किसका? जवाबदेही वाला। सब जवाब देना पड़ता है, शासन को पूरी चीज उसका जवाब देना पड़ता है, ये जवाबदेही वाला है। अब शायद ये आखिरी और अंतिम प्रश्न हो सकता है, इसके बाद एक प्रश्न और अपन ने निकालने का प्रयास किया था। चलो, लोकतंत्र प्रजातंत्र की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, है ना बेटा? लिख लोगे नहीं लिख लोगे? लोकतंत्र प्रजातंत्र की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है: जनता की प्रभुसत्ता की स्वामी, जनता ही प्रभुसत्ता की स्वामी है। लोकतंत्र में जनता ही संपूर्ण शक्ति का स्वामी होती। कौन? जनता। राजनीतिक दलों के गठन की व्यवस्था,
इसमें राजनीतिक दलों का गठन भी होता है। ठीक है, प्रजातंत्र में। ठीक है, जनता ही प्रभुसत्ता की स्वामी होती है। लोकतंत्र में जो जनता होती है ना, वही प्रभुसत्ता की स्वामी होती है। राजनीतिक दलों के गठन की व्यवस्था, इसमें लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के गठन की व्यवस्था होती है। शासन का संचालन जनप्रतिनिधियों द्वारा होता है। शासन का जो संचालन होता है वो जनप्रतिनिधियों के द्वारा होता है। चुनाव की व्यवस्था कौन देखती है? सरकार देखती है। तो ये भी लोकतंत्र में चुनाव की व्यवस्था भी कौन करेगा? सरकार करेगा। नागरिकों को अधिकार व स्वतंत्रताएं प्रदान करना, नागरिकों को उनके अधिकार मिले और स्वतंत्रताएं प्रदान करना। शासन जनता के प्रति उत्तरदायी है। शासन, लोकतंत्र में शासन जो होती है वो जनता के प्रति क्या होगी? उत्तरदायी होगी। जनता को उसको जवाब देना पड़ेगा। अगर कोई पूछ लेते कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, हमारा बच्चा इतने समय से फेल क्यों हो रहा, ऐसी बहुत सारी बातें जो होती है नहीं, ये किस में होती है? लोकतंत्र में। किस में होती है? लोकतंत्र में। लोकतंत्र में एक एक चीज की जवाबदेही होगी। आप पढ़ने जा रहे तो स्कूल में आपको पढ़ाना, हम पढ़ा रहे तो ये भी जवाबदेही है। राजनीतिक प्रभुसत्ता जनता के पास है। राजनीतिक दलों का गठन हो जाएगा। शासन के संचालन प्रतिनिधियों की चुनाव की व्यवस्था है। नागरिकों के अधिकार एवं स्वतंत्रताएं प्रदान करता। शासन जनता के प्रति उत्तरदायी है। जन कल्याणकारी राज्य का आदर्श, जन कल्याणकारी राज्य का आदर्श। इतने जितने भी जो काम कर रहे हर जवाबदेही। एक अस्पताल में जाओगे तो वहाँ भी शिक्षा स्वास्थ्य की जवाबदेही बेटा किसकी? शालाओं में शिक्षा की जवाबदेही, सुरक्षा कर्मी वालों के सुरक्षा कर्मी की जवाबदेही, ये प्रत्येक जवाबदेही होती है।